नमस्कार। जाकिर नायक वही आदमी जो कि इंडिया में भड़काऊ भाषण दिया करता था और इंडिया से भागा हुआ है। वो बचाएगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, ऐसा उसने अपने ट्वीट में बोला है। उसने एक वो बोला है कि भाई ये मेरी एक पिटीशन है, इस पे साइन कर दो, 10 लाख मुसलमान इसको साइन कर देंगे। वो तो डिजिटल साइन है, तो साइन कर दोगे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी बचा दूंगा और ये जो वक्फ बोर्ड का लॉ है इससे आपको बचवा दूंगा। जाकिर नायक मलेशिया में बैठ के इंडिया की प्रॉपर्टी बचाएंगे। इंडिया में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो जाकिर नायक के भरोसे बैठे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया अली खान जी। नाजिया अली खान लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की, और एक्टिविस्ट भी हैं। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जाकिर नायक जो हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये वहां से राजनीति कर रहे हैं क्या, मलेशिया से? जाकिर नायक एक भगोड़ा इंसान है जिन्होंने भारत को बहुत लूटा। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और इस्लाम का झांसा दे करके, इस्लाम को मिसयूज करके, नाउजुबिल्लाह, उन्होंने बहुत लूटा है भारत को। भारत में जिस हिसाब की टेरर एक्टिविटीज जाकिर नायक की देखी गई, और जो स्कूल खोल करके जाकिर नायक उसमें टेरर एक्टिविटीज करवाया करते थे, ये किससे छुपा हुआ है? 55 टेरर एक्टिविटीज के जो केसेस हैं वो उनके ऊपर दर्ज है। 135 लोग जिनका नाम एफआईआर पर है और आईबी और बहुत सारे जांच एजेंसियों के पास है। 135 टेरर एक्टिविटीज के लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनको वो भारत के विरोध में हाल पोस रहे थे और उनको तैयार कर रहे थे। अब बात आती है कि क्या सच में जाकिर नायक खुद इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं या हमारे भारत का ही कोई नेता उनको इन्वॉल्व करवाया है, कुछ पैसे दे करके या कुछ करके? क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात होगी रोहित भाई, क्योंकि हमारे इस भारत देश में जो इस्लामिक क्लेरिक, जो प्रेचर है, जब वो देवबंद से गजवाए हिंद का नारा लगा सकते हैं भारत में रह करके भारत के खिलाफ, तो वो जाकिर नायक को कुछ पैसे दे करके अपॉइंट क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जाकिर नायक की आतंकी, तालिबानी और जिहादी एक्टिविटीज को अभी ना गिनवा करके, क्योंकि ये सबको पता है और जो भी गूगल में सर्च करेगा जाकिर नायक टेरर एक्टिविटीज, उसको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट है जाकिर नायक। लेकिन हम क्यों ना माने कि असदुद्दीन अवैसी, जो पाकिस्तान की रजाकार फौज का आखिरी सिपह सालार है, वो जाकिर नायक के साथ दोस्ताना रिश्ता है, और असदुद्दीन अवैसी के कहने पर ही जाकिर नायक ने अपना एक स्टेटमेंट एक टेबल पर बैठ करके और बिल्कुल छुप करके, पूरा डरा सहमा हुआ, वो एक स्टेटमेंट अपना वीडियो वायरल किया है। आज नाजिया इलाही खान डरी भी होती तो वो अपने चेंबर का एड्रेस खुले आम नहीं बता रही होती। आज नाजिया इलाही खान अगर डरी हुई होती तो अपना पूरा नाम नहीं बता रही होती। आज नाजिया इलाही खान अगर डरी हुई होती तो डंके की चोट में सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के न्यायपालिका के अंदर एंटर नहीं कर रही होती। तो नाजिया इलाही खान ने के अंदर भीतर दिल में कोई डर भय नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए वो सबको पता होता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं दिल्ली में होती हूँ, मेरे मूवमेंट के बारे में लोगों को पता होता है। मैं महाराष्ट्र में होती हूँ, मैं खुद पोस्ट कर देती हूँ कि मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं दिल्ली में होती हूँ, मैं खुद पोस्ट कर देती हूँ फिर सोशल मीडिया में कि मैं अभी सर्वोच्च न्यायपालिका में हूँ, या मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ, या मैं किसी स्टूडियो में हूँ, मैं खुद कर देती हूँ। लेकिन जाकिर नायक जो छुप करके बैठा हुआ है, वो किसके कहने पर और किसके इशारे पर और किससे पैसा लेकर के भारत में शाहीन बाग 2.0 पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। हम क्यों ना माने कि शायद राहुल गांधी जी ने ही जाकिर नायक को अपॉइंट किया होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी वो हैं जो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के न्यूज क्लिक चलवा लेते हैं भारत के अंदर। कई पत्रकारों, फेमस पत्रकारों को अपॉइंट करवा करके उनके यूट्यूब चैनल चलवाते हैं, जिसमें 1 घंटे में 1 मिलियन 2 मिलियन आना बहुत मामूली सी बात है। कंटेंट चाहे जो भी हो, लेकिन 1 मिलियन 2 मिलियन 2 घंटे में आ जाता है। और न्यूज क्लिक में कई ऐसे पत्रकार हैं जो अरेस्ट भी हुए, और उनमें से कुछ अभी भी अरेस्टेड है, कुछ अभी भी रडार में है इन्वेस्टिगेशन के। तो अब वही राहुल गांधी जो सैम पित्रोदा चचा जान के कहने पर भारत की विरोधिता आज से नहीं एक जमाने से करते आए हैं, हम क्यों ना माने कि इसमें पूरा का पूरा गांधी परिवार इन्वॉल्व है, जो जाकिर नायक को अपॉइंट किया है।
क्योंकि नेहरू वो थे जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिर्फ सरदार पटेल के साथ छल नहीं किया, बल्कि जिन्ना के हाथ में एक इस्लामिक देश भी बना करके दे दिया। ये तो बहुत ये तो मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ। नेहरू वही थे ना जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाने के लिए एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनवा दिया। ये तो वही है ना। आती है बात कि हम क्यों ना माने कि इसमें देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद इन्वॉल्व है जाकिर नायक को सामने लेकर आने के लिए, क्योंकि ये वही जमायतुल उलमाए हिंद है जो अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट टेरर में सारे लोगों के लिए केस लड़ रहा था और आज तक लड़ रहा है। हम क्यों ना माने कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे इलेक्शन पर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार भी जाकिर नायक के इस बयान पर उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कुछ दिन पहले वो खोज रहे थे बुरहान वानी को, खोज रहे थे यासीन मलिक को, खोज रहे थे अफजल गुरु को, और अफजल गुरु की मौत पर आंसू बहा रहे थे, छाती पीट रहे थे और उनको उसको ऐसे जहादी और तालिबानी और आतंकवादियों को मिस कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को ये एहसास हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को जीतना इतना आसान अब उनके लिए नहीं रह गया है, और वो मिस कर रहे थे, वो अफसोस कर रहे थे उस सिनेरियो पर जब यासीन मलिक, बुरहान वानी, जाकिर नायक और अफजल गुरु उनके झोली में ला करके उनको मुख्यमंत्री का चेयर दे दिया करता था और कश्मीरी पंडितों का गला रेत दिया करता था। तो हम क्यों ना माने कि इन लोगों ने मिल करके जाकिर नायक को कुछ पैसे दिए और जाकिर नायक से ये स्टेटमेंट जारी करवाया। पहले प्रक्रिया मेरी ये है। अब मेरी दूसरी प्रक्रिया ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि दूर बैठे हुए एक टेररिस्ट को छुप करके अपनी अपने लोकेशन को छुपा करके एक वीडियो जारी करना पड़ा, एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और मुसलमानों को जगाने की कोशिश करनी पड़ी। क्यों? इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड की बात पर और वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर मुसलमान अवैसी के साथ नहीं है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड में हो रहे अमेंडमेंट पर बिल्कुल राजी है, और यही वजह है कि मुसलमानों को जगाने के लिए 10-10, 12-12 मुल्ला मौलवी और मुफ्ती जो है वो दिल्ली के गलियों की खाक छान रहे हैं नंगे पैर, कंधे पर लाउड स्पीकर लेकर के और एक QR कोड लेकर के और माइक लेकर के चीखते हुए जा रहे हैं कि हमारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड में हो रहे अमेंडमेंट पर इस देश का कम से कम 15 करोड़ मुसलमान अग्री है कि हाँ होने दो अमेंडमेंट। अब आती है तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। अमेंडमेंट तो 2013 में भी हुआ था, तब तो वो संविधान के खिलाफ नहीं हुआ था, तब तो उसमें रोना पीटना, कलेजा पीटना या मातम करना या विधवा रोना ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब 2013 में हुआ था तब तो वो संविधान के पक्ष में था, तब तो अवैसी भी चुप थे, तब तो मदनी भी चुप थे, और तब जाकिर नायक भी चुप था, और तब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब बात आती है कि आज अचानक से, और वो भी अगर वक्फ बोर्ड एक्ट को आप उठा करके देखिएगा और सेक्शन 12 पर जाइएगा, मैं अभी हाथ में लेकर के बैठी हूँ, सेक्शन 12 पे जाइएगा तो सेक्शन 12 इस बात की अनुमति देता है केंद्र की सरकार को कि वक्त आने पर केंद्र की सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है। तो अब उस सेक्शन 12 को और 11 को मैं पढ़ के भी आपको बताना चाहूंगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि नाजिया इलाही खान जो है वो हवाबाजी में बात कर रही है। 2014, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 पावर और चैप्टर 3 फिर से मैं पढ़ रही हूँ। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 चैप्टर 3 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, power of central government to make rule. The central government may, by notification in the official gazette, make rule to carry out the purposes of this chapter. तो ये जो इंटरवेंशन
ये जो इंटरवीन किया है केंद्र की सरकार ने, ये तो वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के मद्देनजर ही किया है। हालांकि वक्फ बोर्ड का कोई भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। वक्फ बोर्ड का कोई भी जिक्र हमारे अल कुरान में नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ज़कात है, फितरा है, जो हम माले गनीमत है, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हम रमजान में बहुत सारे ज़कात निकालते हैं, बहुत सारे फितरा निकालते हैं, बिल्कुल है। लेकिन आप मंदिरों को क्रैक कर ले, ये तो नहीं है। और हिंदुओं का तो एक घुट पानी भी हमारे लिए हराम है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप हिंदुओं के घर में खाना ना खाएं, उनका प्रसाद ना लें, ये सारी चीजें ना लें। और जब हिंदुओं का एक घुट पानी भी हमारे लिए हराम है, तो उनकी 15-15 साल की मंदिरें वक्फ बोर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती है? वो तो जमीन हराम हो गई हमारे हिसाब से, है ना। अब आती है चौथी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सुनने और समझने वाली बात है। आपके व्यूअर्स को भी सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और मुसलमानों को भी समझना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड ने सिर्फ मंदिरों को हड़पा है? क्या वक्फ बोर्ड ने 53-54 साल में कांग्रेस की सरकार को डरा करके अपनी संपत्ति को बढ़ाया है? सिर्फ इतना ही किया है? क्या बड़े बड़े गांवों को सिर्फ कब्जा किया है? वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बनाया था ब्रिटिश ने, और वो उस वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीनों को भी हड़पा है। और लाखों हजारों ऐसे केसेस हैं जो मैंने भी खुद किरण रिजिजू जी को, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनको मैंने एक फाइल बना करके दिल्ली में उनके दफ्तर में जा करके मैं दे करके आई हूँ, जिसमें सिर्फ वो केसेस हैं जो मुसलमानों ने किया है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। मैं खुद सबमिट अपने हाथ से करके आई हूँ माइनॉरिटी और होम अफेयर के दफ्तर में दिल्ली में, और उन केसेस को मैंने उस फाइल में क्लिप किया है जो मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये सारे स्टेट के, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, सबके लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के पेपर्स को उठा करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी पिन करके पंच करके मैंने माइनॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दफ्तर में जा करके मैं जमा करके आई हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मंदिरों को हड़प करता है, वो भी बियॉन्ड इस्लाम। क्योंकि हिंदुओं के, काफिरों का तो एक घुट पानी भी हमें हराम है, तो मंदिरें कैसे हलाल हो जाएंगी वक्फ बोर्ड में आने के बाद? तो जब ये वक्फ बोर्ड हिंदुओं की चीजों को हड़प रहा है तो वो मुसलमानों को तो नहीं छोड़ रहा है। अभी सिर्फ 8 दिन पहले की बात है कि जयपुर में 72 लोगों की एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी, जिसको वक्फ बोर्ड ने निकाल करके बाहर कर दिया, रोड पर कर दिया, और वो मुसलमान महिलाएं हिजाब पहन करके अपने बच्चों के साथ रो करके वक्फ बोर्ड को कोस रही थी, हाथ फैला करके और अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके। वो कह रही थी कि वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाए, कहर नाजिल हो जाए, अल्लाह का कहर टूट जाए वक्फ बोर्ड पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे इस्लाम के हिसाब से हमें उत्तराधिकारी या सक्सेशन का पार्टिसिपेट मुसलमान बेटियों को किया नहीं जाता है। अब गाहे बगाहे अगर कोई ऐसे पिता या ऐसे अब्बा या ऐसे शौहर निकल जाते हैं जो अपनी बीवी को पूरे हक के हिसाब से और दुनिया और संवैधानिक एतबार से वो अगर उसको हिस्सा दे भी देते हैं, तो उस पे जब वक्फ बोर्ड अपना धावा बोल देता है तो उस मुसलमान बेटी को कैसा लगता होगा। और मैंने ऐसे केसेस भी, आयशा अनीस का केस, यास्मीन का केस, अजहर का केस, मैंने ऐसे केसेस भी उठा करके मैंने माइनॉरिटी मंत्रालय को मैंने दिया है, खुद जाकर के जमा किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शाहीन बाग होता है, आप मासूम पसमानदा मुसलमानों को आप रोड पर उतार करके बैठा देते हैं। ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, आप सीएए का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो। आप एनआरसी का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो। आप यूसीसी का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो। आप हिजाब के फेवर में प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो। XYZ किसी भी चीज का आप प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो। कभी भी उस धरने प्रदर्शन में
मैं अवैसी की बीवियों को और अवैसी की हिजाब वाली बेटियों को नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि वो शहजादियां हैं, वो नहीं बैठेंगी। वो क्यों नहीं बैठेंगी? तौकीर का बेटा और बेटियां क्यों नहीं बैठेंगे? साजिद रशीदी के बेटे और बेटियां और बीवियां क्यों नहीं बैठेंगी? क्यों? वो लोग मलका-ए आलम है, वो लोग शहजादियां हैं, वो रोड के खाक नहीं छानेंगी। हमेशा से पिछले 78 साल से मुसलमान पसमानदा और गरीब मुसलमानों को इस्लाम का डर दिखा करके ये सारे क्लेरिक और मौलानाओं ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर वाकई में रोहित भाई सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, तो आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे मुसलमान युवा दलित से पीछे कैसे रह गए एजुकेशन में? कैसे रह गए? आज हम वक्फ बोर्ड के सारे रिसर्च को जब टटोलते हैं और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से हम रिसर्च इकट्ठा करके बुलाते हैं, तो 2 स्कूलें होती हैं, लेकिन मस्जिद जो होते हैं वो 22 होते हैं, इमामबाड़े जो होते हैं वो 108 होते हैं, उसके बाद फिर मदरसे जो होते हैं वो 200 होते हैं, लेकिन स्कूल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए स्कूल 2 ही होता है। और कई ऐसे स्टेट हैं और उस स्टेट की कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर मैं पूरी की पूरी फाइल लेकर के आपके पास बैठी हूँ, तो इतनी लंबी चौड़ी बात तो चंद घंटों में पॉसिबल, पूरा फाइल रिसर्च का। इसमें साफ है कि किस किस तरीके से स्कूल को बॉयकॉट करके वहां पर मजार, वहां पर मदरसा, वहां पर इमामबाड़ा, ये सब चीजें बनाई गई है। वहां पर कम्युनिटी हॉल, वहां पर शादी ब्याह करने का एक आयोजन का जगह बनाया गया है। मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हर वो चीजें बनाई गई हैं जिससे मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, कारी जो है वो पैसे कमा सके। एक मिनट नाज़िया जी, एक चीज कि चलो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। वो जाकिर नायक मलेशिया में बैठ के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिया आके प्रोटेस्ट करे ना। क्या मुस्कान कभी इंडिया आ सकती है, जिसने हिजाब के लिए नारे तकबीर का नारा बुलंद किया था और जिसके लिए लश्कर तैयबा के अल-कायदा के चीफ का मैसेज आया था? क्या मुस्कान कभी भारत आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि उसका भेद खुल चुका कि वो अल-कायदा की एजेंट थी। जाकिर नायक जितने दिन तक भारत के लोगों को बेवकूफ बना सकता था, वो बनाया, और अब वो भारत में कदम रखेगा तो यासीन मलिक का रिश्तेदार हो जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। ये उसको भी पता है, ये उसको भी पता है, ये बहुत अच्छे से जानता है जाकिर नायक, इसलिए दूर से बैठे-बैठे अपनी लंतरानी को मार रहा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बता रही हूँ रोहित भाई, जाकिर नायक के समर्थक, जाकिर नायक के एजेंट है भारत, है भारत। और उसकी मैं बहुत खास वजह मैं आपको बताती हूँ। नुपुर शर्मा को हमने आबाद होते हुए भी देखा और नुपुर शर्मा को हमने बर्बाद होते हुए भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवक्ता के तौर पर एक फायर ब्रांड महिला नेत्री, जो सामने कोई भी आता था वो खामोश हो जाता था, क्योंकि उसका जवाब कोई दे नहीं पाता था। नुपुर शर्मा इंटेलिजेंट, वोकल, अप्रोप्रिएट अपनी बातों को रखना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें मौलवी मुल्लाओं को चुभ रही थी कि हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी खेली गई और रहमानी आज भी टीवी चैनलों पर नजर आता है, लेकिन नुपुर शर्मा इस देश में 150 करोड़ की हिंदुओं की आबादी वाले, 150 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आबादी वाले देश में आज भी नुपुर शर्मा डर से अपने घर में रहती है, क्योंकि कन्हैया के भी आरोपी को अब बेल मिल चुका है। जिसने सत्तन से जुदा का नारा लगाया था, उसको भी जयपुर के कोर्ट से बेल मिल चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 150 करोड़ से ऊपर के हिंदुओं की आबादी ने नुपुर शर्मा के लिए क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल करके 150 करोड़ के हिंदू की आबादी उससे पूछ नहीं सकती थी कि आखिर नुपुर शर्मा की ये बर्बादी में हम किसका हाथ ज्यादा समझे? हम 22 करोड़ मुसलमानों का हाथ ज्यादा समझे या 150 करोड़ हिंदुओं की आबादी को हम कटघरे में खड़ा करें? आपने खा लिया खाना, आपने कमा लिया, दैट्स इट। मतलब हम बेवकूफ है जो हम इस देश में लोगों को
जागरूक कर रहे हैं, हम इस देश में लोगों को वक्फ बोर्ड के सारी पंक्तियां खोल करके बता रहे हैं, हम मौलवी मुल्लाओं के सारे अश्लील हरकतों को बता रहे हैं, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, इस भूमि से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत जागरूक करवाते हैं। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के, तेलंगाना से लेकर के, केरला से लेकर के और दिल्ली के नोएडा से लेकर के हर जगह मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मेरी जुबान को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सिर्फ इसमें मौलवी मुल्ला है? नहीं, नहीं, इसमें हिंदू भी है, इसमें हिंदू भी है। इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं, आप जो लड़ाई लड़ रही हैं बहुत बड़ी लड़ाई है और अकेली लड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अकेले लड़ना मुश्किल होता है और जान को हथेली पे रख के लड़ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब बहुत ही हिम्मत वाली बात है, बहुत करेजियस है। मैं आपकी इस चीज का हमेशा से एक फैन रहा हूँ। आते हैं एक स्विट्जरलैंड में एक इस्लामिक क्लरिक है जिसका नाम है तारिक रमदान। ये उस आदमी का पोता है, ग्रैंडसन है, जिसने इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड फाउंड की थी इजिप्ट में। इसके ऊपर रेप एलिगेशन था और उसमें इसे गिल्टी पाया गया। ये सारे के सारे वहां जाके यूरोप में, तो इसका मतलब तो ये क्लैरिटी हो रही है ना, ये वो जो वहां यूरोप के लोग बोलते हैं कि आ करके ये लोग रेप करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं, मतलब ये और ये ऐसे क्लरिक्स जो जो बहुत बड़े माने जा रहे हैं, उन पे ऐसे आरोप सिद्ध हो रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। कुछ दिन पहले एक लेडी इस्लामिक स्कॉलर, मैंने उसको ट्वीट भी किया था, और वो भी मैंने किसी बहुत बड़े जो मीडिया है उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को मैंने रीट्वीट किया है। और उन महिला ने सर पे हिजाब लगा करके अपना स्टेटमेंट दिया है कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और अब देखिए, फिर मैं बोलूंगी, फिर मुसलमानों को बुरा लगने लगेगा, फिर वो मेरे लिए एफआईआर करने के लिए दौड़ने लगेंगे और हिंदू भी उनके साथ समर्थन में देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और कुछ ऐसे मारवाड़ी हिंदू हैं जो इस एफआईआर करने में हम जैसे लोगों पर बड़ा मजा लेते हैं। राष्ट्र प्रेमी जो लोग होते हैं, कुछ मारवाड़ी हिंदू है जो बड़ा मजेदारी से कैरेक्टर असैसिनेशन भी हमारा करते हैं और एफआईआर भी करने के लिए जाते हैं। देखिए, अभी आई थिंक 3 हफ्ते पहले ब्रिटेन की पुलिस ने एक 22 साल के लड़के को अरेस्ट किया था, पाकिस्तान का था, उसका नाम मोहम्मद था। उसको अरेस्ट किया और इंटेंशनली ब्रिटेन की पुलिस ने उसका वीडियो बनाया जब उससे वो कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, इंटेंशनली, और फिर उसको वायरल भी करवाया गया है। और ब्रिटेन के पुलिस डिपार्टमेंट के सोशल साइट से ही वो वायरल हुआ। वो जब उसको अरेस्ट किया है ब्रिटेन की पुलिस, तो उसने कहा कि तुमने रेप किया है एंड दिस इज अ क्राइम। तो वो जो पाकिस्तानी लड़का है 22 साल का जो अरेस्ट हुआ है, जो एक्यूज्ड है मोहम्मद, वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे ब्रिटेन में आए हुए सिर्फ 3 महीना हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ सेक्स करने का मतलब रेप होता है और वो इलीगल होता है, वो क्राइम होता है। कैन यू इमेजिन? इससे पहले ब्रिटेन में एक 23 साल का लड़का, आई थिंक मोहम्मद शादाब या कुछ नाम था, ब्रिटेन आप निकालिएगा ना, ब्रिटेन रेप अक्यूज फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। तो उसने 3 साल की बच्ची का रेप किया था, 3 साल की बच्ची। और जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने साफ लफ्जों में कहा कि मैं पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मुझे बताया जाता था कि ये गैर मजहब की लड़कियों का रेप करना सवाब है। आप निकाल करके गूगल में पढ़िए, वो बजाफ्ते कह रहा है ब्रिटेन के कोर्ट को, ब्रिटेन की पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्राइम है, हमें पता ही नहीं है कि ये इलीगल है। हमें ये बताया गया है पाकिस्तान के मदरसे में कि गैर मजहब की लड़कियों के का रेप करना इज अ मतलब सवाब। तो इसलिए मैंने किया, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अभी देखिए, मैं भारत में, मैंने मोहम्मद खैबर, आपने इतना लंबा स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान के बारे में बात किया है, और वहां पर बिल्कुल स्विट्जरलैंड में ये बात बहुत दिन से उठ रही है कि भैया ये लोग आकर के रेप करते हैं,
अभी देखिए ना, इराक के डिप्लोमेट ने भी यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को बोला है कि पाकिस्तान के जितने लोग आते हैं वो यहाँ पर मोलेस्टेशन करते हैं, रेप करते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं और यहाँ पर भीख मांगते हैं। और उन्होंने बज़ाफ्ते गज़ट किया है पाकिस्तान की सरकार को कि आप अपने पुलिस ऑफिसर को भेजिए, एक पूरी टीम को भेजिए और उसको भेज करके देखिए कि आपके पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद हमारे इराक में क्या भगदड़ मचा करके रखे हुए हैं और क्या अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हैं। ये भाई यूएन में जमा हुआ है। ये उन्होंने मतलब इराक के डिप्लोमेट ने परेशान होकर के यूएन को बोला है कि हम परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से। ये रेप, मोलेस्टेशन, ड्रग्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, वुमेन्स ट्रैफिकिंग, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। और कितना नशा करते हैं, सब बोल रहा है। अब आती है बात कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सभी को पता है डॉक्टर बेटी के बारे में, तो उसके बाद भी 48 घंटे में 7 रेप हुआ, जिसमें एक मोहम्मद खैबर ने और मोहम्मद अवैस ने माइनर बच्चियों का रेप किया। मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया और मोहम्मद अवैस ने क्योंकि वो मदरसे में पढ़ाता था तो उसने मुसलमान बच्ची का ही 12 साल की बच्ची का रेप किया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया और भाग गया। तो जब वो लोग अरेस्ट हुए तो मैंने कहा कि भाई फांसी दे दो, फांसी की सजा दे दो, क्योंकि ममता दीदी ने एंटी रेप बिल लाया है, फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। एंटी रेप बिल में ममता बनर्जी कह रही है कि भाई फांसी की सजा होगी बलात्कारियों के लिए। अब क्योंकि मैंने बलात्कारी नासिर खान के विरोध में बात किया है, क्योंकि मैंने बलात्कारी मोहम्मद खैबर के विरोध में बात किया है, क्योंकि मैंने बलात्कारी मोहम्मद ओवैस के विरोध में बात किया है, मैंने मुस्लिम बलात्कारियों के लिए इस्लामिक पनिशमेंट भी मैंने कहा कि चलो इस्लामिक पनिशमेंट भी हम मानने को तैयार है, संवैधानिक पनिशमेंट भी मानने को तैयार है, पर मैंने मुसलमान बलात्कारियों पर बात क्यों किया? इसके लिए मेरे मुंह पर सूअर का शक्ल बनाया जा रहा है, मेरे मुंह पर चप्पल मारे जा रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन निकाला जा रहा है, मेरे खिलाफ पश्चिम बंगाल के हर एक थाने में, हर एक पुलिस स्टेशन में डेपुटेशन दिया जा रहा है, एफआईआर करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्यों बोला कि मोहम्मद खैबर जो है वो बलात्कारी है, उसको फांसी पड़नी चाहिए। मैंने क्यों बोला कि नासिर खान बलात्कारी है? मुझे नहीं बोलना। तो ये एक मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की कि वो जितने भी अश्लीलता करेंगे, लेकिन उसको जो भी बोलेगा हम तुरंत बोल देंगे इसने गुस्ताखे रसूल किया, ये बोल करके डराएंगे और उसके बाद फिर हम उसको घर के अंदर नुपुर शर्मा की तरह हम उसको घर के अंदर बैठवा देंगे। ये स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की। अब बलात्कारी का नाम अगर नासिर खान है तो मैं नासिर खान ही बोलूंगी ना, बलात्कारी का नाम अगर मोहम्मद खैबर है तो मैं मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना, बलात्कारी का नाम अगर आपने जो अभी कहा कि इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान स्विट्जरलैंड में वो कन्विक्टेड हो गया क्योंकि उसने रेप किया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि हाँ उसने रेप किया था, तो हम तो यही बोलेंगे ना। अब आती है बात कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम आसाराम बापू के लिए क्यों नहीं बोलती हो, भाई 2021 में जिस लड़की ने आसाराम बापू के ऊपर, जिस बच्ची ने एफआईआर किया था और जिसके स्टेटमेंट पर आसाराम अरेस्ट हुआ था, उस बच्ची को सम्मानित, मैंने स्प्रिंग होटल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था तो उस बच्ची को सम्मानित मैंने जाकर के कैलकाटा में किया था, टीएम बाईपास के पास स्प्रिंग होटल में, और मुझे बोला गया था कि दीदी आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये बच्ची एक बहुत बड़ी जंग लड़ करके और आसाराम जैसे इतने बड़े बलात्कारी को जेल की सलाखों में हवा खिला करके आ रही है। और वो आयोजन करने वाले कौन थे? वो हिंदूस थे। उसके पिक्चर्स आज मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे सोशल मीडिया पर हैं। तो बलात्कारी अगर आसाराम है तो मैंने उस बच्ची का भी समर्थन किया और उस बच्ची को भी मैंने सम्मानित किया। अब आती है बात राम रहीम, भाई उसकी हरकतों से ही पता चलता था कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए और मैंने कई नेशनल न्यूज पर कहा है कि बलात्कारियों को पेरोल नहीं मिलना चाहिए। अब चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो नासिर खान हो, चाहे वो मोहम्मद खैबर हो, चाहे वो मोहम्मद अवैस हो और चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान हो, भाई मैं तो सबके लिए बराबर बात कर रही हूँ। लेकिन तो मैं आसाराम के विरोध में बोल रही हूँ तो हिंदू नहीं आ रहा मेरा गला काटने के लिए। राम रहीम के जब मैं विरोध में बोल रही हूँ, हालांकि उसके पेरोल को भी मैं बोल रही हूँ कि पेरोल भी नहीं मिलना चाहिए, तो हिंदू नहीं आ रहा मेरा गला काटने के लिए। बल्कि और मुझे कह रहा है कि आप महिलाओं के लिए ही अपनी आवाज
बुलंद करती हैं, लेकिन जैसे ही मैं मोहम्मद खैबर का नाम ले लेती हूँ, मेरा गला काटने के लिए आ रहे हैं भैया लोग। 5-5 लाख हैंडबिल छप रहा है कि मैंने गुस्ताखे रसूल कर दिया। अरे कब कर दिया, किया कब? ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का 23 साल का लड़का अरेस्ट हुआ है, उसने 11 साल की बच्ची का रेप किया है। वो खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि उसके पाकिस्तान में नहीं बताया गया कि 11 साल की माइनर बच्ची से फोर्सिबली सेक्स करने से आप बलात्कारी हो जाते हो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा गुस्ताखे रसूल कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, मैं तो बलात्कारी का नाम ले रही हूँ। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, और इस स्ट्रैटेजी से ये राष्ट्रवाद लोगों को, संवैधानिक लोगों का जुबान बंद करवाते हैं। और इसमें सब मुसलमान नहीं होते हैं, इसमें खर्च करने वाला मारवाड़ी हिंदू होता है। और 2-3 ऐसे नाम हैं जो मैंने आईबी को भेजा है, मारवाड़ी हिंदुओं का और बिहारी हिंदू का 2-3 नाम मैंने भेजा है, और एक उसमें महिला भी है जो दिल्ली में रहती है, हिंदू है। मैंने 3 नाम मैंने आईबी को भेजा है, और A to Z सारे इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगी, और ये मामला लेकर के नहीं होगा तो मैं सर्वोच्च न्यायपालिका जाऊंगी, क्योंकि मैं नूपुर शर्मा की तरह अपनी जुबान को बंद करके घर पे नहीं बैठने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि इस देश का 150 करोड़ हिंदू मेरे समर्थन में शायद नहीं खड़ा होगा, शायद 1000 ही खड़े होंगे, शायद 2000 खड़े होंगे, 150 करोड़ खड़ा होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं लीगल वे से जाऊंगी और मैं अपनी जुबान नहीं बंद करूंगी। बलात्कार कोई भी करेगा मैं उस पर बोलूंगी, इस्लामिक स्कॉलर भी अगर बलात्कार करेगा तो मैं उस पर बोलूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अन्याय नहीं। और आप तो लेडीज के लिए इतने साल से लड़ रही हैं, और आप खुद पर्सनली भी लेडीज को जहां पे भी अत्याचार होता है, चाहे वो बॉम्बे में हो या मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, खुद पर्सनली जाकर के लेडीज के साथ उनके केस लड़िए, नो डाउट अबाउट इट। और अन्याय कभी नहीं सहना, आप इसे सीखो। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।